Hello everyone, my name is Nishant Kumar Gupta and welcome you on Nishanti Academy. This is the very first chapter of Industrial Relation and Labor Laws. In this chapter, firstly, we will deal with concept of industrial relation and labor laws, then scope of industrial relation and labor laws, then organized and unorganized sector and differences between them, then objectives of industrial relation and labor laws, then, after different approaches with which industrial relation and labor laws can be understood clearly, and finally, few important questions asked in previous year papers regarding these topics. इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसका स्कोप जानेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या हैं और इनके बीच क्या असमानताएं हैं वो जानेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के उद्देश्य क्या क्या हैं वो देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के अलग अलग दृष्टिकोण को समझेंगे और फाइनली इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे देखेंगे। कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये समझना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का जन्म क्यों हुआ, किन कारणों से इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज को लाया गया। 1800 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है और इंडस्ट्री की वैल्यू हर नेशन के सामने आ जाती है। हर नेशन यह रियलाइज करता है कि विदाउट इंडस्ट्री दे कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड नेशन। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में हर नेशन के बीच वॉर कंपटीशन चल रहा होता है, जिसके कारण हर नेशन यह चाहती है कि वो नीडी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ सफिशिएंट बन सके। And this is the reason why industry setup concept changed into rapid industrialization. In due course of time, यह पूरा सिस्टम दो वर्ग या दो क्लास को जन्म देता है, एक मैनेजमेंट और दूसरा लेबर। पहला जो वर्ग होता है वो प्रबंधन कहलाता है और जो दूसरा वर्ग है वो श्रम बनता है। अगर मैं मैनेजमेंट को देखूं तो इसके अंदर इंडस्ट्री के ऑनर और कैपिटलिस्ट आते हैं, मालिक और पूंजीवादी इस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इनका रोल मनी और अदर इनपुट्स लाइक मशीनरी, लैंड, इन सब का इन्वेस्टमेंट करना होता है और इनका उद्देश्य या एम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। अगर मैं लेबर वर्क की बात करूं तो इसके अंदर वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, माइग्रेंट लेबरर्स ये सारे आते हैं। इनका रोल मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना होता है और इनका उद्देश्य ये होता है कि इन्हें बेटर वेजेस एंड बेटर लाइफ स्टाइल, बेहतर मजदूरी और बेहतर जीवन शैली मिल सके। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है तो चाहे वो इंडस्ट्री हो या नेशन, दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, बेनिफिट एंड डेवलपमेंट पर वर्क करती है। इस पूरे टाइम पीरियड में तीन प्रकार की पॉलिसीज़ इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करती हैं। ये पॉलिसीज़ हैं, पहला लेज़र फेयर, दूसरा हायर एंड फायर, तीसरा सप्लाई एंड डिमांड। लेज़र फेयर का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री किसी भी तरह से रन कर सकती है, गवर्नमेंट उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इंडस्ट्री के जो भी अफेयर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा, हायर एंड फायर पॉलिसी के अंदर अगर किसी कंपनी या इंडस्ट्री को ये लगता है कि यह एम्प्लॉय मेरे कहे हुए बातों को या मैं जितना आउटपुट चाहता हूँ वो उतना प्रोडक्शन करके मुझे दे रहा है, तो वो उसे हायर करेगी। और जैसे ही कंपनी रियलाइज़ करेगी कि यह एम्प्लॉय मेरे काम का नहीं है या मैं जितना प्रोडक्शन चाह रहा हूँ ये उतना नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे फायर कर देगी। सप्लाई एंड डिमांड के अंदर यह देखा गया कि जब जब कंपनी को वर्कर्स की डिमांड थी उनका सप्लाई हुआ और जैसे ही उनका डिमांड ख़त्म उन एम्प्लॉयज़ का इंट्रेंचमेंट कर दिया गया। जिस तरह हर पॉलिसीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसी तरह से इन पॉलिसीज़ का भी अपना प्रोज एंड कॉन्स था।
हमने इकोनॉमी में दो तरह के सिक्के पढ़े हैं, एक को कहते हैं टोकन करेंसी, दूसरा होता है फियाट करेंसी। एक खरा सिक्का, दूसरा खोटा सिक्का। तो उसी तरह से ये पॉलिसीज़ के कुछ शानदार पहलू भी थे और कुछ घिनौना चेहरा भी था। जो हमें एम्प्लॉयर्स और नेशंस के रिगार्डिंग देखने को मिला वो था बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयर, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं वर्कर्स के रिगार्डिंग हमें लो वेजेस देखने को मिली, अनहाइजेनिक कंडीशंस में वो वर्क करने के लिए मजबूर थे, चाइल्ड लेबर एक्सट्रीम सिचुएशन में था, वर्कर्स के एनवायरनमेंट बहुत ही अनहेल्दी थे, लो लाइफ स्टाइल था उनका, और विमेंस वर्कर्स जो है वो इनसिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर रही थी। तो फाइनली सिचुएशन बर्स्ट आउट हो जाती है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और इस कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या निकला? जो एम्प्लॉयर्स की जो प्रॉफिट थी, एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयमेंट था और नेशन का जो डेवलपमेंट था, ये तीनों हैम्पर्ड हो गया, रुक गया। इस सिचुएशन पे गवर्नमेंट ने कुछ बातें रियलाइज़ करी, या फिर मैं कहूँ तो नेशंस ने, हर नेशंस ने कुछ बातों को रियलाइज़ करा। पहला था, नन ऑफ द नेशंस कैन हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। कोई भी नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, सतत विकास नहीं हो सकता राष्ट्र का, बिना श्रमिकों के हित के। दूसरा, वर्कर्स आर दी ह्यूमन एंड दे मस्ट बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमनी। कार्यकर्ता जो काम कर रहा है वो मानव है और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। ये सारे नेशंस ने रियलाइज करा। थर्ड, labor is actually a human resource and we must have to utilize it wisely. Fourth, there must be a harmonious relation between management and employer for consistent economic growth. अगर हमें निरंतर आर्थिक विकास चाहिए तो हमें जो प्रबंधन मैनेजमेंट जो है या जो नियोक्ता है इनके बीच, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एम्प्लॉय होगा ना कि एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे नियोक्ता एंड कर्मचारी हो जाएगा यहाँ पर। तो लगातार आर्थिक विकास के लिए जो मेरा कर्मचारी है और जो नियोक्ता है इनके बीच का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? सामंजस्य पूर्ण होना चाहिए। ये जो हारमोनियस रिलेशन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के बीच डेवलप हुआ, तो यहाँ से इंडस्ट्रियल रिलेशन का जन्म होता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या? तो इसका ट्रेडिशनल मीनिंग यह है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। यह नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का संबंध है। लेकिन हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन का मॉडर्न अप्रोच जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो दो अलग अलग वर्ग, दो अलग अलग कम्युनिटी या दो अलग अलग समुदाय के बीच का रिलेशन है, जिसमें एक वर्ग एम्प्लॉयर, ऑनर, एंटरप्रेन्योर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैनेजमेंट्स, या हिंदी में कहें तो नियोक्ता, मालिक, उद्यमी, ठेकेदार, प्रबंधन है। और इसका जो दूसरा वर्ग है वो है एम्प्लॉय, वर्कर्स, लेबरर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, या फिर हिंदी में श्रमिक, मजदूर, अनुबंध मजदूर, माइग्रेंट लेबरर्स, ये सारे हैं। जो सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो ये है कि वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन, उनका पार्टिसिपेशन किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में, डिस्प्यूट सेटलमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन सब में जो की रोल प्ले करता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही है। तीसरा, इट ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की क्या इकोनॉमिक कंडीशन होगी और वो इम्प्रूव कैसे करेगी, ये भी हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन ही बताता है। अब देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक हारमोनियस रिलेशन हो मैनेजमेंट के बीच और वर्कर्स के बीच। अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल करवाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों दो अलग अलग स्ट्रीम है। जो मेरा मैनेजमेंट वर्क है या फिर जो मेरा ऑनर है इंडस्ट्री का, वो यह चाहेगा कि सारी चीज़ें, सारा एसेट
उनका है, सारा इनपुट उन्होंने लगाया है, सारा मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ। तो जो प्रॉफिट का मेन हिस्सा है वो किसके पास आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए। वही जो दूसरा वर्ग है श्रमिक का या वर्कर्स का, वो ये दिखेगा कि सारा प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, सारा मेहनत मेरा है, फिनिशिंग मेरा है उस प्रोडक्शन का, तो इंटरेस्ट हमारा फुलफिल होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में एक हारमोनियस रिलेशन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तो गवर्नमेंट ने जब ये रियलाइज़ करा कि इस रिलेशन को मेंटेन ऐसे नहीं करा जाएगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेंगी। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्हें ही हम लोग लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल लॉज या एम्प्लॉयमेंट लॉज के नाम से जानते हैं। So this industrial relation is managed by some rules and regulations called labor or employment or industrial laws. अब ये जो लेबर लॉज थे इसके दो एम थे, दो इनका मुख्य उद्देश्य था। पहला, प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन, श्रमिकों को उनके शोषण से बचाए रखना। और दूसरा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय करना। अगर हम स्कोप देखें तो स्कोप के अंदर गवर्नमेंट ने दो चीज़ों पर फोकस करा। सबसे पहले उन्होंने वो सारे सेक्टर्स डिफाइन करें जहाँ पे लेबर या वर्कर्स मौजूद हैं। तो उन्होंने यह रियलाइज़ करा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेक्टर्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक बना मेरा ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा बना मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा विनियमित करा जाता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा विनियमित नहीं करा जाता है। दूसरा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयज़ को एश्योर्ड वर्क मिलता है, वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें एश्योर्ड वर्क या उनके काम का आश्वासन नहीं होता। तीसरा, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके टर्म्स एंड टेन्योर्स फिक्स होंगे, रेगुलर होंगे, निश्चित और नियमित होगा। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ जो हैं या जो वर्कर्स हैं उनके टर्म्स एंड टेन्योर्स जो हैं वो नियमित नहीं होते। चौथा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा जाता है, वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्हें फॉलो नहीं करा जाता। इसके अलावा जो दूसरा मेन काम गवर्नमेंट ने करा, उन्होंने सबसे पहले लेबर को डिफाइन करा कि लेबर क्या है, श्रम किसे कहते हैं, या फिर श्रमिक कौन है, वर्कर्स कौन है। तो इसके अकॉर्डिंग लेबर का उन्होंने डेफिनेशन दिया और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएलओ के अकॉर्डिंग है और आपको ऐसे ही लर्न करना है क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन लेबर। तो उस सिचुएशन में अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो चीज़ें वहीं पर गड़बड़ हो जाएंगी। वो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आपने सीखा कहाँ से, आपने ये पढ़ा कहाँ पर। ठीक है, तो एज इट इज़ इसे समझना है और ऐसा ही आपको याद रखना है। सो व्हाट इज़ लेबर? सो लेबर मीन्स प्रोडक्टिव वर्क, स्पेशली फिजिकल वर्क डन फॉर वेजेस और रेमुनरेशन। लेबर क्या है? तो लेबर का मतलब होता है, लेबर श्रम क्या है? तो एक प्रोडक्टिव वर्क है, एक उत्पादक कार्य है। वर्क कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए। और उसमें कैसा एंगेजमेंट होना चाहिए वर्क का? तो फिजिकली एंगेजमेंट हो। और किसके लिए हो? तो वेजेस और रेमुनरेशन के लिए हो। अब 20th सेंचुरी में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करा गया है और फिजिकल वर्क के साथ मेंटल वर्क को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं तो वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करता, वो एक मेंटल वर्क करता है और उसके लिए वेजेस लेता है। तो लेबर मीन्स प्रोडक्टिव वर्क, स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन फॉर वेजेस एंड रेमुनरेशन। श्रम का अर्थ है उत्पादक कार्य, विशेषकर मजदूरी या पारिश्रमिक के लिए किया जाने वाला शारीरिक कार्य। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है इनहेंस इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वर्कर्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन का पहला और मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वर्कर्स हैं
उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि करना। जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी संघर्ष हो रहा है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में या मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, मिनिमाइज करना, ताकि जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो रेगुलर बना रहे, वो हैम्पर ना हो, उसकी एक्टिविटी बनी रहे। तीसरा, सोशलाइज करना इंडस्ट्रीज को। सोशलाइज का यहाँ पे सेंस ये है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय और इंडस्ट्री जिसकी है एम्प्लॉयर की, इन दोनों को यह बात समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्रीज को रन करने में दोनों का हाथ है। दोनों क्या है? ह्यूमन ही है, उनकी अपनी फीलिंग्स है, उनकी अपनी चेतनाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि वो किसी इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू गुजर रहे हों, कुछ परेशानियां हो, कुछ समस्याएं हो, वो उन दोनों को मिलकर समझना होगा, वो दोनों को एक साथ कोऑपरेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन की बात करूं तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो ठप पड़ चुकी हैं, उनका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है। तो इस सिचुएशन में ये क्या कर रही हैं इंडस्ट्रीज, अपने वर्कर्स को, ज़्यादातर वर्कर्स को हाफ ऑफ द सैलरी दे रही है, कुछ को 60%, कुछ को 80% सैलरी दे रही है, कुछ का एंट्रेंचमेंट कर दे रही है, कुछ को निकाल दे रही हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयज़ ने क्या करा, यूनियन फॉर्म करके इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा दी। नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशलाइज नहीं है। इन एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो ऑनर है या फिर जो मैनेजमेंट है, वो अभी लॉस के दौर से गुजर रहा है, उनका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में उन्हें मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सोशलाइज इंडस्ट्रीज़। चौथे नंबर का पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि वो वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। मीन्स उनके प्रमोशन के ऊपर, उनके सैलरी के एनहेंसमेंट के ऊपर वर्क करती है। पांचवा जो है वो इम्प्रूव वर्कर्स स्ट्रेंथ। वर्कर्स की स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव करा जाए, यूनियंस को किस तरह से स्ट्रेंथ दिया जाए, इन सब के ऊपर वर्क करती है। छठा जो पॉइंट है वो है अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। और जो सातवां पॉइंट है वो है मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। सो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चलती है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई भी, ना ही दोनों वर्गों में से कोई भी, मीन्स ना तो मैनेजमेंट और ना ही श्रम वर्ग, इन दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी डोमिनेट होगा तो नुकसान किसका है? इंडस्ट्रीज़ का ही है। और अगर डायरेक्ट वे में कहें तो नुकसान किसका होगा? तो फाइनल जो नुकसान होगा वो एक नेशन का ही होगा। तो हमें जो डेमोक्रेसी है उसे मेंटेन करके चलना है। मीन्स दोनों पक्षों का बराबर अधिकार हो, दोनों वर्गों का बराबर अधिकार हो, दोनों वर्ग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, दोनों मिलकर काम करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज़ को रन करना है। अगर मैं लेबर लॉस के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पहला इम्पॉर्टेंट उद्देश्य इसका ये है टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करना। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करना। तीसरा, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। चौथा, वर्कर्स को एक उचित मजदूरी मिल सके, उस चीज़ का ध्यान रखना। मिनिमाइज द लेबर अनरेस्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइक्स। जिस कारण से लेबर वर्ग परेशान है, उस चीज़ को, उस इश्यूज को कम करना, उसे रिजॉल्व करना। छठा जो पॉइंट है, इंश्योर जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। तो वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अप्रोचेस या दृष्टिकोण। अब हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन सबको ध्यान में रख करके अप्रोचेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। हमें टोटल 8 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस पढ़ने हैं और ये आठों के आठों जो टाइप्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और 3-4 तो पेपर में आ रखे हैं उससे क्वेश्चंस। जो पहला जो अप्रोच है वो है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड दिस इज द मैनेजमेंट विच ओन्स एंड कंट्रोल्स डिसीजन, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। इस प्रस्ताव का आधार अधिकार का केवल एक स्रोत है और यह प्रबंधन है जो निर्णय, बातचीत, सौदेबाजी का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है। मतलब ये हुआ, यूनिटरी अप्रोच के अंतर्गत जो माइंडसेट है वो ये है कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी सुप्रीम पावर है, वो सिर्फ एक है और वो मैनेजमेंट है। और यही मैनेजमेंट
सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो नेगोशिएशन हो, चाहे वो बार्गेनिंग हो। Under the unitary approach, industrial relations are grounded in mutual cooperation, individual treatment, teamwork, and shared goals. Means unitary approach के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो ग्राउंडेड होती है, वो देखी जाती है इन म्यूचुअल कोऑपरेशन के तौर पर। म्यूचुअल कोऑपरेशन के तौर पर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे। अगर कंपनी लॉस में जा रही है या इंडस्ट्री लॉस में जा रही है तो उस सिचुएशन में जो वर्कर्स होंगे उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरा, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि समय समय पर कुछ कंडीशन, मतलब यूनिटरी अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो है जितने भी इनके वर्कर्स हैं उनमें से इन्होंने कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। इन्होंने जज कर लिया कि कौन कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं उनकी इंडस्ट्री में। समय समय पर क्या होगा, उन वर्कर्स को बुला करके ये पूछ लेंगे कि हाँ सारी चीज़ें सही तो हैं या किसी तरह का उन्हें प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो सपोज करिए उनमें से एक बंदा आया, उन्होंने बोला कि सर आप 10 घंटे काम ले रहे हो। तो सारे वर्कर्स बात कर रहे थे कि 10 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, ना हमें सैलरी मिल रही है 10 घंटे की, और फिर हम 10 घंटे जो है बाकी सारे जगहों पे 10 घंटे काम होता नहीं है, वहाँ तो 7 ही घंटे जो है काम करते हैं वर्कर्स, लेकिन हमसे 10 घंटे काम लिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक इंडिविजुअल को बुला करके समस्या सुन ली और अगले दिन क्या करेंगे, ये एक अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज के बाद से 10 घंटे काम नहीं होगा, सारे वर्कर्स को 8 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो देखो ये जो इशू जो राइज होने वाला था कि 7 घंटे का भी हमें वर्क चाहिए, ये अपने आप दब जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो 10 घंटे हैं उसे जो है 8 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है। टीम वर्क मतलब मिल के काम करना है, और शेयर्ड गोल का मतलब जो इनका गोल है, जो ऑनर का गोल होगा वही उनके वर्कर्स का भी गोल होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एट अ टेम्पररी एबेरेशन। टेम्पररी एबेरेशन का मतलब भटकाव। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में किसी बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, किसी इश्यूज के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में जो इशू है जिसको लेकर के वर्कर्स ने आवाज उठाई थी उसे क्या कर दिया, उसे भटका दिया गया। भटका दिया मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये जो 10 घंटे वाला वर्किंग इशू है, ये इन लोग इस पर जो है वर्कर्स ने आवाज़ उठानी शुरू करी। तो जो मैनेजमेंट था उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया कि आज के बाद से कोई 10 घंटे काम नहीं करेगा, सभी को 8 घंटे काम करना होगा। और साथ ही साथ अगर जब प्रोडक्शन का समय ज़्यादा है, जैसे सपोज कर लीजिए ये इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इस सिचुएशन में जो फेस्टिवल का सीज़न होता है उस समय इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जो भी वर्कर्स हैं उन्हें उस समय ओवर टाइम करना पड़ेगा 2-2 घंटे का, और उनके लिए उन्हें अलग से एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगी। तो इन लोगों ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो 10 घंटे का जो इशू था उसे भटका दिया गया कि जो है 10 घंटे नहीं होंगे अब, क्योंकि अब ये देखो अपने आप 8 घंटे जैसे ही ये हो जा रहा है, तो ये क्या होगा कि ये अपने आप दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, यूनियंस कोऑपरेट विथ द मैनेजमेंट एंड एक्सेप्ट द ओवरराइड पावर ऑफ द मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो यूनियन होंगे, वर्कर यूनियंस जो हैं, वो उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ। मतलब वो समझेगी कि जो मैनेजमेंट है हमें उसके साथ ही चलना है, उसके अगेंस्ट हम नहीं हो सकते। एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करेगी ओवरराइड पावर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो सुप्रीम पावर है, वो उनके डिसीजन को क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, हटा सकता है, अनदेखा कर सकता है, बदल सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फेसाइज ऑन रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये यूनिटरी अप्रोच क्या करता है, एम्फेसाइज करता है रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, देखो रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स चाहे जिस लेवल की भी हों, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस होता रहे। अगर प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है तो उस इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम लोग रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन कहेंगे। तो ये यूनिटरी अप्रोच क्या करता है, एम्फेसाइज करता है रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन पर, एंड इट्स स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉयर्स। और इनकी स्ट्रैटेजी कैसी है, डायरेक्ट नेगोशिएशन करती है एम्प्लॉयर्स के साथ।
ठीक है, एम्प्लॉयर्स ने हो हल्ला करना शुरू करा, मैनेजमेंट ने क्या करा, तुरंत बुलाया एक को, बोला कि क्या इशू है, चलो ये इशू है, ठीक है हम लोग ऐसा कर देते हैं, वापस भेज दिया कि चलो अब जाके काम करो। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स एंड यूनियंस इज नॉट शॉर्ट और इज सीन एज बीइंग नेसेसरी फॉर अचीविंग हार्मोनियस एम्प्लॉय रिलेशन। अब यूनिटरी अप्रोच के अंतर्गत गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि अगर मान लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो उस समय जो है गवर्नमेंट, ये नहीं कि गवर्नमेंट देख रही है कि दोनों लड़ पड़े, दोनों आपस में हारमोनियस रिलेशन बेकार हो गया, कूद पड़े ये कि भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ, अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं बता रहा हूँ ऐसा कर दो, तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, सेड्यूसिंग एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म, मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। कर्मचारियों का संघवाद और समाजवाद, हेरफेर और शोषण से दूर करना। सपोज करिए एक इशू हुई, अगेन 10 आवर्स वाली, 10 घंटे वाली इशू हो गई, तो यूनियन ने क्या करा, यूनियन ने रिवॉल्ट करना शुरू करा। यूनियन ने बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे, हमारा जो शिफ्ट है वो 10 घंटे का है, इसे कम करके 7 घंटे करो। मैनेजमेंट को जैसे ही पता चला, उन्होंने क्या करा, इसका जो एक डोमिनेंट पर्सन था या लीडर था उसे बुला लिया। वो आया, इसने बोला कि क्या इशू है भाई बताओ, तो इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा इशू है। तो मैनेजमेंट ने तुरंत इसे एक ऑफर दिया, 5 लाख रुपए लो और इस मैटर से हट जाओ, अपने जो जो मेन मेन आदमी है उसे लेकर के हट जाओ। जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा तो वैसे ही ये क्या हो गया, यूनियन जो है ब्रेक हो गया, लोग मजबूर हो गए, वापस काम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है कि ये सिड्यूस करता है एम्प्लॉयज को अवे फ्रॉम द यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो है प्लूरलिस्टिक अप्रोच, और इससे 2017 ईपीएफओ में क्वेश्चन आ रखा है। ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म डिस्टिंक्ट ग्रुप्स with their own set of aims, objectives, leadership, style and value proposition। इस धारणा के आधार पर संगठन ऐसे व्यक्ति से बनता है जो अपने उद्देश्य, उद्देश्यों, नेतृत्व, शैलियों और मूल्य प्रस्तावों के अपने समूह के साथ साथ अलग अलग समूह बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत ये मानना है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ समूह से मिलके बनता है। मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल तो हैं, वर्कर्स तो हैं, लेकिन वर्कर्स में भी कुछ वर्कर्स के टाइप हैं और उन वर्कर्स का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्कर्स को लग रहा है कि नहीं, इस इंडस्ट्रीज के अंदर मुझे हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों ने क्या करा, एक ग्रुप क्रिएट कर लिया और बोला कि नहीं, हमें हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो हम इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। कुछ को लग रहा है कि वेजेस सही नहीं है तो हम वेजेस के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाएंगे। कुछ को लग रहा है कि नहीं, सब तो सही है, ये झूठ मूठ के ये दोनों परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आपने मूवीज़ वगैरह सब में देखा होगा ना कि दो अलग अलग यूनियंस जो हैं वो लड़ गए आपस में। एक इंडस्ट्रीज के अंदर जो है दो अलग ग्रुप्स थे, दो अलग अलग यूनियंस थे, वो दोनों आपस में भिड़ गए। तो ये जो है प्लूरलिस्टिक अप्रोच के ही अंदर होता है। इट कंसिडर्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज आर रेशनल एंड इनएविटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, रेशनल है और इनएविटेबल है। कॉन्फ्लिक्ट्स आना ही आना है और इसे टाला नहीं जा सकता। द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू मीडिएट अमंग्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब मैनेजमेंट का रोल क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट का रोल है कि ये जो अलग अलग जो ग्रुप है, इन ग्रुप के जो भी इंटरेस्ट है उसे अपीज करना, उनके बीच हार्मोनिक रिलेशन बना करके रखना, उन्हें किसी भी तरह से मैनेज करके प्रोडक्शन है उसे कंटिन्यूअस करना। ट्रेड यूनियंस एज लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। जो ट्रेड यूनियन है वो एक लीगल, वो एक वैध रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्प्लॉयज के। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट बोथ द पार्टीज स्ट्राइव एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक, वेजेस एंड बेनिफिट्स एज वेल एज पॉलिटिकल कंट्रोल और पावर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो दो पार्टीज है, जो दो वर्ग है, एक है मेरा मैनेजमेंट वाला वर्ग, दूसरा है मेरा वर्कर्स वाला वर्ग, तो ये दोनों चाहेंगी कि जो वेजेस हो या फिर जो इकोनॉमी हो, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल रहे। ये मेरा मैनेजमेंट भी चाहेगा, ये मेरा वर्कर भी चाहेगा। मैनेजमेंट इसलिए चाहेगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लगता है कि भाई सारी चीज़ें तो मेरी ही हैं, सब सारा इन्वेस्टमेंट तो मेरा ही है, तो प्रॉफिट पे ज़्यादातर हक किसका है, मेरा।
जो वर्कर्स डिपार्टमेंट वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भाई सारा प्रोडक्शन तो मैं कर रहा हूँ, फिनिशिंग मेरा, तो ऑब्वियस है कि जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए। पॉलिटिकल कंट्रोल या पावर्स जो है वो ये कह रहा है कि ये चाहेगा, मैनेजमेंट चाहेगा कि ओवरऑल जो पावर है वो मेरे पास रहे। वर्कर्स चाहेगा कि जो यूनियन है उसके पास पावर रहे, मतलब यूनियन अगर किसी इश्यूज को रेस कर रहा है तो मैनेजमेंट को उसे सुनना पड़ेगा। मैनेजमेंट चाहेगा कि अगर इसने कोई इशू रेस करा तो जो मैं जिस तरह से कंसीलिएट करूंगा इस मैटर को, वो उस पर उसे वर्क करना पड़ेगा, वो उसे मानना पड़ेगा। तो दोनों जो है ये चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल रहे इकोनॉमिक पे और पावर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियंस। मतलब जो मैनेजमेंट है एंड जो वर्कर्स के यूनियन है, ये दोनों क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पे कंसेशन है, कुछ चीज़ें चलो ठीक है छोड़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो जैसे अगर मैं मान लूँ 10 घंटे वाली जो शिफ्ट है, तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग तो जब ये दोनों बैठेंगे तो ये दोनों जो है निष्कर्ष निकालेंगे कि देखो सब जगह पे 7 घंटे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारा डिमांड ज़्यादा है हमारी चीज़ों का, तो हमें 8 घंटे करके काम करना ही पड़ेगा। तुम क्या करो, तुम 8 घंटे ही काम करो और हम सैलरी जो है बढ़ा देंगे तुम्हारी। ये हो सकता है कि यूनियंस जो है ये चाहती हैं कि हमारी सैलरी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कुछ। अब मैनेजमेंट उसे समझाएगा कि देखो हमारा इनकम उतना नहीं है, कि लॉकडाउन का समय है, तो इस सिचुएशन पे तुम्हें मैं इतनी ही सैलरी दूंगा, बाकी फर्दर जो है अगर कुछ ज़्यादा डिमांड हुआ या फिर चीज़ें जब पटरी पे आ गई तो उस समय जो है मैं बढ़ा दूंगा। तो कुछ कंसेशन होगा और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस होंगी जिसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो स्टेबल करेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, employees as a union can protect their interest and influence decision making by the management। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में यूनियन जो है एक की रोल प्ले करता है। यूनियन क्या करता है कि वो पावर को जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में है उसे बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोसाइटी इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट इंटरवेंशन थ्रू लेजिस्लेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच में यह देखा जाता है कि जब दोनों लोग मैनेजमेंट और वर्कर्स या फिर यूनियंस, तो जब ये दोनों जो है कंसिलिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दूर से देख रही होगी चीज़ों को, वो बोलेगी अच्छा तुम लोगों में अभी तक सुलह नहीं हुआ, चलो मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने इसका सुना, उन्होंने इसका सुना और बीच का एक डिसीजन निकाल के बोल दिया कि आज के बाद से ऐसा काम करना है दोनों को, और चलो अब प्रोडक्शन स्टार्ट करो। ठीक है, तो फाइनली जो है दोनों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है उसे हम लोग कहते हैं मार्क्सिस्ट और रेडिकल अप्रोच या पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेनली गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो पहले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि प्रॉफिट कमाना। It also regards that conflicts between employers and employees as inevitable। तो प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल के ही जैसे जो रेडिकल अप्रोच है वो भी ये मानता है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इनका इंटरेस्ट अलग अलग है, तो दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होना वो तो स्वाभाविक है, वो होगा ही। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, उसका मेन रीज़न ये है कि सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक है मेरा मैनेजमेंट ग्रुप और दूसरा है मेरा वर्कर ग्रुप, और दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, दोनों सोच रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो डिवीज़न जो हो चुका है सोसाइटी के अंदर, वो चाहता है कि मेरा कंट्रोल रहे सारी चीज़ों पे, मेरा प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल रहे, मेरा मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रहे। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीज़न पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट है। नाउ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अकॉर्डिंग जितने भी अप्रोचेस हैं उसे 5 प्रकार में डिवाइड करा गया है। पहला जो है वो है साइकोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है मेरा सोशियोलॉजिकल अप्रोच, तीसरा है मेरा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, चौथा है मेरा ग्री अप्रोच और पांचवा जो है गांधीयन अप्रोच। अगर मैं साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करूं, द मेन रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज द डिफरेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मालिक और श्रमिक की धारणा ही विवाद का मुख्य कारण है, क्योंकि एम्प्लॉयर को लगता है कि वह इंडस्ट्री का मालिक है और सारे एसेट उसके हैं,
वहीं अगर मैं वर्कर्स की बात करूं तो वर्कर्स को ये लगेगा कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है वो उनके प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, उनके कारण जो है इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक दो अलग अलग तरह का माइंडसेट है, दो अलग अलग तरह का परसेप्शन है दोनों का, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके अलावा वेजेस डिससेटिस्फैक्शन, नेचर ऑफ जॉब उनके बीच के फ्रस्ट्रेशन को या कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और फाइनली स्ट्राइक, घेराव, बाइकआउट, वर्कर्स वर्क्स टू रूल, ये सारी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। यहाँ दो चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट करने वाली हैं, एक लॉकआउट की सिचुएशन और दूसरा स्ट्राइक की सिचुएशन। ये दोनों क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। स्ट्राइक वो होता है जब वर्कर्स या यूनियन जो है वो स्ट्राइक पर निकल आते हैं, वो काम बंद कर देते हैं, तो इसे स्ट्राइक कहते हैं। वही लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर करते हैं जब उन्हें लगता है कि नहीं, स्ट्राइक की सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट हो गई है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के बाहर वाले मेन गेट पे उन्होंने क्या करा, ताला जड़ दिया, ताला लगा दिया और कहा कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन जो है क्लियर नहीं हो जाता, जब तक कंसीलिएशन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी वर्कर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ सकता। तो इसे जो है लॉकआउट की सिचुएशन कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वो है मेरा सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। इसमें काम कर रहे इंडिविजुअल अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशनल लेवल, अलग अलग पर्सनालिटीज़, एटीट्यूड के होते हैं। और यही कारण है जिनकी वजह से उनका माइंडसेट जो है वो मैच नहीं कर पाता और कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। एक फेवरेबल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट या एक कल्चरल बदलाव, चेंजेस जो हैं यहाँ पे, एक सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, कैसा सोशल एंड कल्चरल चेंज होगा, फेवरेबल। सो फेवरेबल सोशल एंड कल्चरल चेंज जो होगा वही कंसीलिएशन का कारण होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। अगर हम लोग ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच को हम लोग वर्कर्स वेलफेयर अप्रोच भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स वेलफेयर अप्रोच। अब इसके अकॉर्डिंग वर्कर्स जो हैं वो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट है और ये किसी भी कंट्री के सिटीजन्स हो सकते हैं, इसीलिए इनका वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके इंटरेस्ट को पूरा करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ की। और जब ये सिचुएशंस पूरी नहीं होती है, जब एम्प्लॉयर जो है वर्कर्स को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह, एक निर्जीव वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, तो उस सिचुएशन में मेन कॉन्फ्लिक्ट्स होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स का ये मेन रीज़न होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो है ग्री अप्रोच। हमारे एक्स प्रेसिडेंट वीबी गिरी के द्वारा दिया गया था। तो उनके अकॉर्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड म्यूचुअल नेगोशिएशन के द्वारा ही मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करा जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत क्रूशल रोल होता है, जो समय समय पर डिफरेंट पॉलिसीज़ के द्वारा, डिफरेंट लॉज के द्वारा वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हुई है, इनके अकॉर्डिंग एक बाई पार्टिट मशीनरी जो है वो हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच होनी चाहिए। मतलब हमेशा एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और एक वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को देखे और अपने विजडम के द्वारा, अपने प्रूडेंस नेचर के द्वारा और आपस में किसी भी तरह से कंसीलिएट करने की कोशिश करे, ताकि जो प्रोडक्शन है वो हमेशा कंसिस्टेंट बना रहे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो है गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो रिलेशन है वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोसेशन होता है। अब ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये तो सबको समझ में आ गया होगा। नॉन पोसेशन एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। तो नॉन पोसेशन का मतलब यही होता, हर एक जो नेचुरल रिसोर्स है उस पे सभी का, हर एक इंडिविजुअल का बराबर का अधिकार है और इस नेचुरल रिसोर्सेज का उपभोग करना हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक करना ये वर्कर्स का राइट है और वर्कर्स जो हैं इसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह
या नॉन वायलेंस और पीसफुल के साथ जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। जो गांधीयन अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ पॉइंट आउट्स हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा इसे। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, which one of the following perspectives of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefits as well as political control and powers? So ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंग जो दोनों पार्टीज़ हैं वो क्या करेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसमें मेरा इकोनॉमिक वेजेस हो, बेनिफिट्स हो, या फिर पॉलिटिकल पावर्स हैं, दोनों को यूज़ कर सके इक्वली। मीन्स मैनेजमेंट पार्ट चाहेगा कि ये जो इकोनॉमिक के ऊपर कंट्रोल और पावर्स के ऊपर कंट्रोल ये दोनों उसके अंडर होना चाहिए, और वर्कर्स या यूनियन चाहेगा कि जो है ये दोनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो। तो कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा पर्सपेक्टिव ये कहता है? तो आंसर है प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल या प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन का उद्देश्य नहीं है? सो कनेक्टेडनेस का मतलब होता है कनेक्ट करना, मैनेजमेंट को और वर्कर्स को, या एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो ये जो है ये हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कलेक्टिव विजडम, अगेन ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कॉन्फ्लिक्ट को की रोकथाम, उसे होने से रोकना, तो ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मेन अभिनेता है वो कौन है? एम्प्लॉयर, यूनियन, गवर्नमेंट, या ऑल दी अबव? तो तीनों का अपना अपना रोल है, तो आंसर होगा ऑल दी अबव। दैट द अथॉरिटी rests solely with the management with no right to anyone to challenge. It is the basis of the क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट के पास ही सारी राइट्स होती हैं, सारा पावर्स मैनेजमेंट के पास ही होता है, और वो किसी भी कारण से इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता इसके साथ। तो ये किस अप्रोच के अंतर्गत आता है? बहुत सिंपल था, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस करा था यूनिटरी अप्रोच का, तो ये इसका आंसर है यूनिटरी अप्रोच। सो ये फर्स्ट चैप्टर जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आप अच्छे तरीके से समझाने की, फिर भी हो सकता है कहीं कुछ मिस हो गया हो, कहीं कुछ ऐसा पॉइंट हो जो आपके समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।